Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने क्या है कि ज्योग्राफी के दो मेन टॉपिक हैं जो सीईटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में दिए हुए हैं वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे। जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश और बालाथल और बैराट। ठीक है, ये पहले पहले से स्टार्ट कर लेते हैं अपने। और ऐसे क्या है कि अपने जो ये सिलेबस है इसको बहुत ऐसे बढ़ा चढ़ा कर अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस यही टॉपिक चलेगा तो इसके अंदर एक ही लिखूँगा। ऐसे तो मैं इसके एक टॉपिक के 4 टॉपिक बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में तो प्राचीन सभ्यताएं हमारा टॉपिक था। प्राचीन सभ्यताएं। तो हम प्राचीन सभ्यता में क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या होती है प्राचीन सभ्यता में? मुख्य रूप से इसका मतलब यही है कि जो प्राचीन चीज़ें हमें खोज स्पेशल तो हमने की नहीं, जैसे कोई रहता है वहाँ पे उस एरिया में कुछ खुदाई हुई तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि जिनका संबंध 5,000 6,000 या इससे भी पुराना या 2500 वर्ष पुराना ऐसे अ, सभ्यता का संबंध है। तो ऐसी चीज़ें मिलती है तो हमारा भी मन होता है कि हम वो लोग कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था और उनका कल्चर हमारे कल्चर से अगर रिलेटेड होता है तो वो भी चीज़ें देखी जाती है। तो सबसे बड़े पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना होगा। तो वो हड़प्पा से जैसे चलेंगे, हम पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ऊपर ऊपर से। हड़प्पा, कलर चेंज कर लेता हूँ। हड़प्पा सभ्यता कौन सी? अब ये हड़प्पा क्या है? हड़प्पा क्या है कि पाकिस्तान में एक जगह का नाम है जहाँ पे सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने जॉन मार्शल ने कुछ खोज की थी। ठीक है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता को अपने सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी इसलिए। ठीक है, सिंधु घाटी, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता है, खोज किसने की हड़प्पा नामक स्थान की? सर्वप्रथम क्या है कि 1826 में, इतने अभी ये आपको 1826 की डेट याद नहीं रखनी है, ये बस राजस्थान में जो स्थल है प्रमुख उनको ही आपको याद रखना है किसने खोज की। तो 1826 में चार्ल्स मैनन नामक व्यक्ति है, चार्ल्स मैनन। इसने क्या है कि एक टीला खोजा था, एक क्या खोजा था? टीला। टीला खोजा और लोगों का, अगर इस ये खोजा तो लोगों का इस और ध्यान आकर्षित हुआ तो और वहाँ पे ज़्यादा बढ़ाई गई, तेजी से खोज की गई, खुदाई की गई। ठीक है, तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थान खोजने के कारण सर्वप्रथम क्या है कि हड़प्पा ही जगह मिली थी। तो अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा को। तो इसे क्या है कि सिंधु घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा गया हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी का
सिंधु घाटी का ये प्रवेश द्वार कहा गया। ठीक है। अब और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी ये किस मतलब रूप में थी? तो ये त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में थी। ट्रायंगल शेप। ठीक है। त्रिभुजाकार रूप। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक जितना है वो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो समय माना जाता है मतलब कितनी पुरानी मानी जाती है ये मानी जाती है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इतनी पुरानी मानी जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितनी पुरानी है। वैसे बता 2350 से 1750। तो अब हड़प्पा नगर है, हड़प्पा नगर का एक प्रथम स्थल है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट में। हड़प्पा नगर का एक स्थल था पंजाब में। वो भी पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो कि नगर हड़प्पा नगर का प्रथम स्थल का उत्खनन 1920-21 में किया गया। किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साईं। इसके द्वारा माधव स्वरूप वत्स व दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये कहाँ था? पंजाब पाकिस्तान में, और रावी नदी के तट पे था। ये बात ध्यान रखनी है आपको, रावी नदी के तट पर। और कहाँ पे? पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले पंजाब में। और मेन खास जो बात है याद रखने वाली वो ये है कि यहाँ से नटराज की नृत्य मुद्रा में मूर्ति मिली थी। ठीक है। तो नटराज की नृत्य मुद्रा में मूर्ति मिली। ठीक है। और एक और यहाँ पे था मुख्य स्थान हड़प्पा के अलावा, वो था मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये भी है पाकिस्तान में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। किसने? 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन। तो किसने किया था उत्खनन? 1952 में राखल दास बनर्जी ने। ठीक है। जो अन्य स्थान है वो खोजे गए भारत में, जैसे लोथल जो गुजरात में है बोगवा नदी के किनारे। ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आपको स्टेडियम के अवशेष भी मिल जाएंगे। फिर धोलावीरा भी खोजा गया गुजरात में। बनवाली राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। ठीक है। और राखी गढ़ी क्या है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में अगर पूछ ले सिंधु सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा स्थल है, वो है राखी गढ़ी। तो अब हम भारत वाले अलग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। ये थे पाकिस्तान के।
तो अब जो स्थान खोजे गए उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे, फिर अपने राजस्थान पे चलेंगे। मेन फोकस जो मैंने टॉपिक दे रखे हैं। तो लोथल खोजा गया। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं? भोगवा नदी। तो यह क्या है कि प्रमुख व्यापारिक नगर था। यहाँ से एक गोदीवाड़ा नामक बंदरगाह के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं? यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो क्या है? यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो है गोदीवाड़ा नामक बंदरगाह के अवशेष। ठीक है। और अगला आता है धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा। तो धोलावीरा की बात आती है तो ये है गुजरात में। अब यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं? यहाँ से जो अवशेष पाए गए हैं मुख्य रूप से स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। किसके? स्टेडियम, मतलब खेल वगैरह उस समय में भी चलते थे और वो भी स्टेडियम में प्रॉपर तरीके से। और अब नेक्स्ट आता है बनवाड़ी। इनके नाम याद रखने हैं आपको। बनवाली कहाँ पे ये भी बताना चाहिए। बनवाड़ी है हरियाणा में। इसकी क्या खास बात है? ये क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये भारत में सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया इसे? क्योंकि ये सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ये सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात आती है इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत नगार होती थी। ठीक है। एक चीज और नोट कर लो। इस सभ्यता की इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी, बिल्डिंग, वो थी अन्नगार। नगार। ठीक है। अम, जो भारत में सिंधु घाटी का प्रथम स्थान खोजा गया वो रोपड़ पंजाब में। ठीक है। वहाँ पे वो पाकिस्तान वाले पंजाब में था। ठीक है, ये रोपड़ पंजाब में अलग है। तो ये भी नोट कर लो कि भारत में सिंधु घाटी का भारत में सिंधु घाटी का खोजा गया। सिंधु घाटी का खोजा गया प्रथम स्थान। प्रथम स्थान कौन सा है? रोपड़ पंजाब में। ठीक है। और जो यहाँ पे क्या, रोपड़ पंजाब में क्या खास बात थी कि इसका उत्खनन है ना, वो किया था 1953-54 में यश दत्त शर्मा ने। ये इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पे एक खास बात थी कि रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो यहाँ पे क्या है? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। एक मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया। तो इसके अवशेष मिले थे। ठीक है।
और मैक्सिमम क्या है, जितनी भी ये मिली है जगह, धौलावीरा, बनवाली, यहाँ पे क्या है, नगर दो भागों में विभक्त हैं जो नगर हैं। जो पूर्वी भाग है दुर्गीकृत है, व पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है, ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन एक धौलावीरा नामक है जो गुजरात में जगह है, वहाँ पे ये तीन भागों में विभक्त था नगर। ठीक है। और मेन जो खास बात क्या है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की है, ये मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। अब हम जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के राजस्थान में स्थान है, ताम्र पाषाण का मतलब है तांबा और पत्थर। ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अब, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं अपने। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के राजस्थान में अवशेष। तो यहाँ पे ताम्र पाषाणिक का मतलब तांबा और पत्थर हो गया। ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है। तो 5000 ईसा पूर्व लगभग तांबे की खोज कर ली थी मानव ने। अब ये आपको याद नहीं रखना वैसे। ठीक है। तो मानव ने 5000 ईसा पूर्व तांबे की खोज कर ली थी। ठीक है। कई बार कांसे का भी उपयोग करते थे ये। ठीक है। और मेन जो मुख्य रूप से ये सभ्यता क्या थी, ग्रामीण पशुचारी एवं कृषक समुदाय थे यहाँ पे। तो अब जो राजस्थान में विभिन्न ताम्र पाषाणिक स्थल हैं उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें पहला है आहड़ उदयपुर में। आहड़ कहाँ पे है, इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। आहड़ उदयपुर में। दूसरा गिलोंड राजसमंद में। तीसरा बालाथल उदयपुर में। आहड़ और बालाथल दोनों कहाँ पे हो गए, उदयपुर में। चौथा ओडियाना भीलवाड़ा। और जो पांचवा है वो है गणेश्वर सीकर। छठा है कालीबंगा हनुमानगढ़। तो हम शुरुआत करें कालीबंगा से, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से और बार बार में आता है कालीबंगा से। पहले हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता। एक सेकेंड, थोड़ा इसको सही कर दे। कालीबंगा। तो जो कालीबंगा है, इसमें कालीबंगा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब माना गया है काली चूड़ियाँ। ठीक है। तो यह क्या है, स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समकालिक ही है, कालीबंगा सभ्यता का स्थान। और ये राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है। हाँ, तो हमने पढ़ा था कि 1921 में जैसे सिंधु घाटी में सर्वप्रथम स्थान जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है। और 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो। तो ये दोनों स्थान के वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए थे जब विभाजन हुआ था। तो सिंधु घाटी का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थान वो माना जाता है वो कालीबंगा माना जाता है। तो सिंधु घाटी का यह तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी का तीसरा महत्वपूर्ण स्थान। तीसरा महत्वपूर्ण। अब दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी
सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, तो हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसने सिंधु घाटी, कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। ये आप नोट कर लें। जो दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा सभ्यता है सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। ये आपको याद रखना है। इसकी खोज किसने की थी? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, किसने इसकी खोज की थी? जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? की खोज हुई थी 1951-52 में। ठीक है, इसमें आपको सन भी याद रखना पड़ेगा, ये 1951-52। और किसने की थी ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने की खोज की थी। ये मतलब इम्पोर्टेंट है मोस्ट। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसके बाद और भी इसका उत्खनन हुआ था, जो कि 1961 से लेके 1969 तक हुआ था, जो ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने किया था। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता। तो पहला आता कि खोज किसने की पहली बार, जो 1951-52 में अमलानंद घोष ने ही खोज की थी। और ये कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थिति पूछी जाती है। तो आपको आपकी इसकी स्थिति भी पता होनी चाहिए। स्थिति हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना, गंगानगर में नहीं है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे। और जगह हनुमानगढ़। और जो घग्गर नदी को है सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित थी। ठीक है। और जो ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है, 99 नदियों का, तो उसमें से एक नदी है जो सरस्वती नदी का उल्लेख है। ये भी बार बार पूछा जाता है। तो घग्गर नदी को सरस्वती नदी का अवशेष माना ही जाता है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है इनमें से, तो घग्गर आपका सही आंसर रहेगा। और राजस्थान में, ये बढ़िया प्रश्न है, राजस्थान में ऋग्वेद में राजस्थान की कितनी नदियों का उल्लेख है? ये थोड़ा सा हटके है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ऋग्वेद में राजस्थान की कितनी नदियों का उल्लेख है? 3 नदियों का उल्लेख है। 3 नदियों का उल्लेख है। अब वो कौन कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहली होगी सरस्वती, जो कि घग्गर जिसका विशेष है। तो यहाँ पे या तो आपका सरस्वती आएगा या घग्गर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, सरस्वती आएगा या ब्रैकेट में आप घग्गर भी लिख लो। और जो दूसरी नदी है वो है दृश्य दृश्यवती नदी। और जो तीसरी नदी है वो है अपाय। दृश्यवती और अपाय। ठीक है। बंगा शब्द पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बंगड़ी या चूड़ी। ठीक है। काली बंगा को उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? काली चूड़ियाँ। तो काली बंगा से जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा या प्राक हड़प्पा, यानी उससे भी पहले के अवशेष मिले हैं। तो इस सभ्यता का टाइम पूछा जाता है, समय कब का माना जाता है, मतलब कितनी प्राचीन है ये। तो समय अगर हम बात करें कालीबंगा का, तो ये हो जाएगा आपके 2350 से
1750 ईसा पूर्व, ये भी पूछा जाता है बार बार में। एक तो क्या चीज़ पूछी जाती है, किसने खोज की, ये भी बहुत बार बार पूछा जाता है। और ये खोज कैसे करते हैं, ये रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा करते हैं। ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये साइंस में पूछेंगे। काली बंगा की हम विशेषता पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या विशेषता है यहाँ पे, क्या क्या मिला और क्या क्या हमें याद रखने, क्या क्या मिला तो बहुत कुछ था, और हमें क्या क्या याद रखना है, तो वो हम देखेंगे। आज हम सिर्फ काली बंगा को ही कंप्लीट करेंगे। काली बंगा की विशेषताएं। काली बंगा की विशेषता। अब हम जब काली बंगा की विशेषता की बात करते हैं, वही पहली बात हमारी क्या कि हमने पढ़ा था कि दो भागों में नगर, ये जो व्यवस्था की गई है नगर नियोजन, दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत, ठीक है। और अब जो मेन याद रखने योग्य बातें हैं वो क्या है, वो है पहली, समकोण पर काटती सड़कें। समकोण पर काटती समकोण पर काटती सड़कें, ठीक है। जैसे ग्रीन शतरंज जैसे, ठीक है। और जो ये सारी याद रखनी है, क्योंकि पूछी जाती है। पक्की व ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, उस टाइम में भी देख लो ये इतना कुछ था। पक्की व ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काली बंगा सभ्यता है वो नगरीय रूप में मतलब बसी हुई थी, नगर नियोजन पर आधारित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पर आधारित जो राजस्थान का आधुनिक नगर है वो जयपुर है। ये भी आप लिख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राजस्थान का जो आधुनिक नगर है, राजस्थान का जो आधुनिक नगर है वो कौन सा है, वो जयपुर है। और कुछ मत करिए ना, वो जयपुर है। और यहाँ पे जो मिले हैं वो जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले हैं, जुते हुए खेत, जिससे पता चलता है कि ये कृषि प्रधान भी थी। जुते खेत के एकमात्र सास, एकमात्र मतलब जुते खेत आ जाए तो आपको काली बंगा टिक करना है। एकमात्र साक्ष्य यहीं से मिले हैं, यहीं से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अग्निकुंड के दृश्य यहाँ पे मिले हैं आपके। अग्निकुंड के दृश्य, हवन वगैरह होते थे। और साथ क्या है, अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं बोलते हैं इन्हें, अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। और युग्म समाधियां, युग्म समाधि, बेलनाकार मुहरे काम, ठीक है। बेलनाकार मुहरे और तांबे के बैल की आकृति। तो इससे पता चलता है कि ये ताम्रपाषाण युग है। तांबे के बैल की आकृति।
और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं और ईंटों के मकान। भूकंप के साक्ष्य व ईंटों के मकान, पक्की ईंटों के मकान भी मिले। यहाँ की जो अब नेक्स्ट है, अब ये सारी बातें क्या है, इसमें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, अभी मैं पेन चेंज करके बता देता हूँ। इसमें आपको एक तो ये पता रखना है कि विशेषताएं वैसे तो सारी याद रखनी है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। हम कोण पर काटती हुए सड़कें, पक्की व ढकी हुई नालियाँ, ये बार बार पक्की व ढकी हुई नालियाँ याद रखना ही रखना है, और कुछ ना हो तो। और एक ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित जो राजस्थान का आधुनिक नगर कौन सा बसा है, तो वो है जयपुर। और जुटे हुए खेत के साक्ष्य एकमात्र यहीं से ही मिले हैं, तो ये भी याद रखना है। और अग्निकुंड के दृश्य और 7 अग्नि वेदिकाएं, ये बार बार पूछा जाता है, 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली हैं, ठीक है। और ये ईंटों के मकान और तांबे के बैल की थी। अभी और भी है, हम पढ़ेंगे सारी। तो मुख्य जो फसलें कौन सी थी यहाँ पे, अगर हम मुख्य फसलों की बात करें कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं में, तो यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं वो है गेहूं है जो, ठीक है, गेहूं है जो। अभी भी क्या है कि गेहूं सबसे ज़्यादा होती है इस एरिया में, जो इसीलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। और अगर बात आती है कि किस प्रदेश को अन्न कटोरा कहते हैं, तो वो पूर्वी भाग होगा, मैदानी भाग, ठीक है। ये डिफरेंस भी याद रखना आप। और कपास को इस सभ्यता में क्या कहा जाता था, कुछ का नाम भी इनके चेंज थे। तो कपास को इस सभ्यता में सिंधन कहा जाता था। और अब इस एरिया में कपास को क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कालीबंगा क्या है कि सिंधु जो सभ्यता है का एकमात्र स्थल है राजस्थान में, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और यहाँ से माता देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। और जो इस टाइम के जो लोग हैं वो शव को गाड़ते थे, शव के पास बर्तन गहने आदि भी रखते थे। और ये क्या पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, ये भी आप लिख सकते हो। और इनकी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और लिपि को अभी तक नहीं किसी के समझ में आई है, पढ़ा भी नहीं गया। अग्नि वेदिकाएं हमने पढ़ ही लिया। और जानवरों की हड्डियां भी यहाँ पे मिली है। और बलि प्रथा के प्रचलन के भी विशेष मिले हैं कि बलि दी जाती थी जानवरों की। और इनके जो चूल्हे थे वो वर्तमान के जो तंदूर बोलते हैं हम उनकी तरह थे, ठीक है। ये इतना याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ के लोग शव को गाड़ते थे। ये लिख देता हूँ मैं फिर भी, ये लोग शव को गाड़ते थे। ऐसा तो क्या है कि बहुत कुछ है इसमें। ये लोग शव को गाड़ते थे। और इनके जो चूल्हे हैं वो तंदूर के समान थे, तो एक प्रकार से उनको तंदूर ही बोल सकते हैं मतलब। और एक चीज़ जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि इनके जो घर के मुख्य द्वार हैं वो मुख्य सड़क पे ना खुलकर पीछे वाली गली में खुलते थे। तो ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि इनके घर के जो मुख्य दरवाजे दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क होती है जैसे मेन रोड, उसकी ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। और
कालीबंगा से जैसे खिलौना, गाड़ियाँ बच्चे जैसे खेलते थे वैसे भी अवशेष मिले हैं। और मृद पात्र भी मिले हैं, काले मृद पात्र, ये लिख सकते हो आप। काले मृद पात्र मिले हैं, काले मृद पात्र मिले हैं। और हरिण के चित्र मिले हैं, हिरण के। अब यहाँ पे कुछ मर्दमांड मिले जिन्हें सोथी मर्दमांड अमलानंद ने कहा, सोथी मर्दमांड कहा था। ठीक है। गेहूं है, जो के अवशेष मिले वो समकोण पर दो फसलें एक साथ बोई जाती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गेहूं है जो बोई जाती थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि समकोण पे एक साथ दो फसलें किस सभ्यता में बोई जाती थी, तो वो आएगा आपका आंसर कालीबंगा सभ्यता। तो ये भी आप लिख लो कि समकोण पर दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। और कपास को हमने पढ़ लिया, सेंडन कहा जाता था। और काली बंगा से क्या है कि एक बालक की खोपड़ी भी मिली है, ये भी लिख लो। बालक की खोपड़ी भी मिली है। और इसमें क्या है कि 6 छेद है, तो इससे यह अंदाजा लगाया गया कि यह शल्य चिकित्सा का अवशेष माना गया है। मतलब उस टाइम में शल्य चिकित्सा प्रचलित थी। और लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले। लेकिन कालीबंगा में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, यहाँ पर सिक्के भी मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, तो स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। और सिक्के भी मिले हैं, एक पे जिसके एक और व्याघ्र व दूसरी ओर कुमारी देवी के चित्र मिला है। और मेन जो क्या है कि ये कुत्ते को पालते थे, कुत्ते को पालते थे। और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि कुत्ते को किसके साथ दफनाया गया था, ये कहाँ पे मिला है, तो ये रोपड़ पंजाब में। ठीक है। और यहाँ पक्की और कच्ची दोनों ईंटों के ही मकान थे, तो इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया। तो जब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीनहीन बस्ती किसे कहा गया, तो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। दीनहीन बस्ती, दीन को मान लो पक्की ईंटें, हीन को कच्ची ईंटें, इसलिए इसे कहा गया दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती कहा गया, इंपॉर्टेंट है। दीन बस्ती किसे कहा गया, कालीबंगा सभ्यता को कहा गया। आपको याद रखना ही रखना है। और कालीबंगा भी क्या है, रक्षा प्राचीन से गिरा था, क्योंकि यहाँ पे दोहरे कोटे की सभ्यता कहा है इसको, कालीबंगा को। और ऐसे तो यहाँ पे सड़कों की चौड़ाई भी बताई गई है, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा कितनी चौड़ी थी सड़कें। वैसे कालीबंगा की जो सड़कें हैं वो 5 से 7 पॉइंट 20 मीटर तक चौड़ी थी। वह गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर तक थी। ठीक है। कालीबंगा से पशु अलंकृत ईंटें भी मिली है। तो हाँ, ये लिख लो, यहाँ पे बलि प्रथा का प्रचलन था। तो यहाँ पे बलि प्रथा का प्रचलन था, बलि प्रथा का प्रचलन था। और ये क्या है कि कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख बातें थी जो आपको याद रखनी रखनी है।
इसके बाद हम एक एक करके जितनी बाकी सभ्यताएं हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो ये हम एक बार और देख लेते हैं फिर से। तो इसमें हमें ये याद रखना ही है कि समकोण पर काटती हुई सड़कें कहाँ मिली थी, कालीबंगा में मिली थी। पक्की व कच्ची ईंटों के अवशेष कहाँ मिले थे, वो भी कालीबंगा में ही मिले थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राजस्थान का आधुनिक नगर वो जयपुर है। और जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य यहीं से ही मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जब भी आ जाए तो कालीबंगा ही आपका आंसर आएगा। और 7 अग्नि वेदिकाओं के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और तांबे के बैल की आकृति मिली यहाँ पे, ईंटों के मकान। अब यहाँ पे जो मुख्य फसलें हैं ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी थी। मुख्य फसलें गेहूं व जौ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कपास को क्या कहा जाता था, सिंडन कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना ही रखना है। और अब इस एरिया में कपास को नरमा बोलते हैं। ये लोग सबको गाड़ते थे। और यहाँ पे काले मर्द पात्र मिले हैं। जैसे समकोण पर सड़कें काटती थी वैसे ये समकोण पर क्या है कि 2 फसलें एक साथ बोते थे। और एक क्या बालक की खोपड़ी भी यहाँ पे मिली है जिसमें 6 छेद थे। उससे यह मालूम होता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का चलन था। और यहाँ पे क्या मंदिर के तो कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और सिक्कों पे देवी की मूर्तियाँ मिली है। और मेन इसका क्या है कि कुत्ते को पालते थे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कुत्ते को पालते थे, मेन मतलब पालतू पशु को, पशु तो नहीं कह सकते इसको, कौन था, कुत्ता था। और दीनहीन बस्ती, ये बस्ती है, दीनहीन बस्ती कहा गया है किसे, दीनहीन बस्ती कहा गया है कालीबंगा सभ्यता को, क्योंकि यहाँ पर पक्की व कच्ची ईंटों दोनों प्रकार के मकान थे इसलिए। और बलि प्रथा का यहाँ पे प्रचलन था। तो हमारी क्या कि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी सीईटी में दे रखी है आहड़ और बाकी, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।